वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे आईटीबीपी स्ट्रेस काउंसलर वैकेंसी के लिए आपके साइकोलॉजी विषय के 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, और हमारा ये क्लास नंबर 9 रहने वाला है। इसके पहले हमने 8 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो उनको भी आप जाकर देखें। चैनल पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर सारे वीडियो एक साथ आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से आप पुरानी क्लास भी देख सकते हैं। आज जो साथियों हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो आपके यूनिट 5 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है चिकित्सा उपागम। क्या नाम है? चिकित्सा उपागम इस हमारी यूनिट का नाम है। इसके आज हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और इस यूनिट के टोटल हम 70 के समथिंग प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसको आप एंड तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। थोड़ा साथियों हमारे पास वाईफाई का प्रॉब्लम था, इसके कारण मैं क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा था। रिचार्ज एंड हो गया था, फिर मैंने रिचार्ज करवाया, तो उससे थोड़ा सा हमारा क्लास लेट हो गया है, तो उसके लिए भाई आपको सॉरी। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला विकल्प है हमारा कि मनोविश्लेषण व्यक्ति का एक सिद्धांत है। सेकंड ऑप्शन है मनोविश्लेषण एक स्कूल है। थर्ड ऑप्शन है मनोविश्लेषण चिकित्सा की एक विधि है। और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर है हमारा उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। तो फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो तीनों हमारे सही हो जाएंगे। मनोविश्लेषण व्यक्ति का एक सिद्धांत है, मनोविश्लेषण एक स्कूल है, और मनोविश्लेषण चिकित्सा की एक विधि है। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया था? तो बता रहे हैं ऑप्शन गौतम ने, दूसरा है पतंजलि ने, तीसरा ऑप्शन है याज्ञवल्क्य ने, और फोर्थ ऑप्शन हमारा सुकरात ने। तो साथियों वो हमारे ऋषि थे पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। तो इन्होंने अष्टांग मार्ग क्या करा था? अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया था, अष्टांग मार्ग। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पतंजलि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा ने सर्प दुर्भिति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया था? पहला ऑप्शन है क्रमबद्ध असंवेदीकरण, दूसरा है मॉडलिंग, तीसरा है विरुचि अनुबंध, और फोर्थ है सांकेतिक व्यवस्था। तो करेक्ट आंसर है मॉडलिंग। क्या साथियों? मॉडलिंग। तो बंडूरा ने सर्प दुर्भिति को दूर करने के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई थी? तो मॉडलिंग विधि अपनाई थी। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में से किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया? तो अल्बर्ट एलिस ने साथियों संज्ञानात्मक चिकित्सा, दूसरा ऑप्शन हमारा व्यवहार चिकित्सा, तीसरा ऑप्शन है अस्तित्वात्मक चिकित्सा, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वो ऑप्शन है संज्ञानात्मक चिकित्सा। क्या है? संज्ञानात्मक चिकित्सा। ऑप्शन एक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और साथियों बहुत जल्दी हमारी सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर मुझे देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन हम कहाँ से डिस्कस करें, क्योंकि साइकोलॉजी के क्वेश्चन इतनी आसानी से नहीं मिल पा रहे, काफी ढूंढना पड़ता है, काफी रिसर्च करनी पड़ती है। फिर मुझे एक भाई का सजेशन आया था कि सर बीए क्लास में भी जो साइकोलॉजी विषय है वहां से आप प्रश्न ले सकते हैं, कमेंट मैंने देखा था। तो फिर मैं उसकी किताब अभी देखना पड़ेगी, मंगाना पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास वो किताब नहीं है। फिर वहां से हम उसके क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में से किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया था? तो संज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यक्षण के सिद्धांत पर, दूसरा है हमारा सीखने के सिद्धांत पर, थर्ड ऑप्शन है संवेग के सिद्धांत पर, और फोर्थ है अभिप्रेरण के सिद्धांत पर। तो साथियों जो व्यवहार चिकित्सा है वो किस पर आधारित है? तो वो सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। किसके ऊपर? सीखने के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मुक्त सहचर्य, दूसरा है क्रमिक विसंवेदीकरण, तीसरा ऑप्शन है हमारा स्वप्न विश्लेषण, और फोर्थ है स्थानांतरण की अवस्था। तो मनोविश्लेषण विधि से कौन संबंधित नहीं है? तो वो है क्रमिक विसंवेदीकरण। कौन है? क्रमिक विसंवेदीकरण से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशनल इमोवेटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? किसका? रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है फ्रायड ने, दूसरा है शेल्डन ने, तीसरा है कार्ल रोजर्स ने, और फोर्थ है अल्बर्ट एलिस ने। तो रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? अल्बर्ट एलिस ने। किसने? अल्बर्ट एलिस। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन तो अल्बर्ट एलिस ने।
अगला प्रश्न है मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? कौन सी मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन देखते हैं, जीबी वाटसन ने, लिंडस्ले और स्किनर ने, थर्ड ऑप्शन हमारा बेंडूरा ने, और फोर्थ है साल्ट और वोल्पे ने। तो साथियों मॉडलिंग प्रविधि कौन सी किसने करी थी? तो बेंडूरा ने करी थी। किसने? बेंडूरा ने करी थी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा सांप दूरबीती वाला, तो मॉडलिंग किसने करी थी? बेंडूरा ने करी थी मॉडलिंग प्रविधि। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? तो जो सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा है को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है मास्लो ने, दूसरा है रोजर्स ने, तीसरा है फ्रायड ने, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका साथियों रोजर्स। कौन? तो जो रोजर्स है इसने सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा को प्रतिपादित किया था। किसने? रोजर्स ने। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनिर्देशात्मक चिकित्सा से कौन संबंधित है? अनिर्देशात्मक चिकित्सा से कौन संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है फ्रायड, दूसरा है वाटसन, तीसरा है रोजर्स, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो अनिर्देशात्मक चिकित्सा से कौन संबंधित हो जाएगा साथियों? तो वो हो जाएगा हमारा रोजर्स। कौन हो जाएगा? रोजर्स यहाँ से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर साथियों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज यार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरा बहुत ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इसको अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको इस फील्ड में जुड़ा हुआ है, आपके पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर होगा। क्योंकि हमारा चैनल साथियों बहुत छोटा चैनल है, इसके अभी तक 2000 ही सब्सक्राइबर है, तो इसकी रीच इतनी ज्यादा नहीं है। तो आप इसको शेयर करके इसकी रीच बढ़ा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, या आप शेयर ना करें तो कम से कम सब्सक्राइब तो हमारे चैनल को जरूर करें आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनोचिकित्सा का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है रचनात्मक समायोजन, दूसरा है विध्वंसात्मक समायोजन, तीसरा है जीवन शैली के सुधार में सहायता करना, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ए और सी दोनों। विध्वंसात्मक समायोजन पढ़ने में नहीं आ रहा यार। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हम। तो 11 का साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए और सी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। तो मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है? एक तो हमारा रचनात्मक समायोजन है, और फिर तीसरा है कि जीवन शैली के सुधार में सहायता करना। तो ए और सी यहाँ का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना गया है? तो जो हमारा मॉडर्न डे चिकित्सा शास्त्र है इसका जनक किसे माना गया है? तो ऑप्शन है मेस्लो को, दूसरा है ऑप्शन हमारा हिपोक्रेटस को, थर्ड क्वेश्चन है फ्रायड, और फोर्थ हमारा रोजर्स को। तो साथियों आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको माना गया है? तो वो माना गया है हिप्पोक्रेटस को। किसको? हिप्पोक्रेटस को माना गया है आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो युंग से, एडलर से, मेस्लो से, या फ्रायड से। तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किससे हो जाएगा साथियों हमारा? तो वो हो जाएगा फ्रायड से। किससे? फ्रायड। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? यानी कि पतंजलि का किससे संबंध है? ऑप्शन देखते हैं, परामर्श से, दूसरा है हमारा चिकित्सा से, मनोचिकित्सा, तीसरा ऑप्शन है योग, और फोर्थ ऑप्शन है स्वप्न विश्लेषण से। तो साथियों पतंजलि का किससे संबंध है? इनका संबंध है योग से। किससे? योग से इनका संबंध है। एक हमारे ऋषि हुआ करते थे महर्षि, तो इनका संबंध किससे? योग से। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है? तो वह कौन सी चिकित्सा पद्धति जहां पर सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन है? तो पहला ऑप्शन है समूह चिकित्सा, दूसरा है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, फिर तीसरा है हमारा व्यवहार चिकित्सा, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वो है व्यवहार चिकित्सा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर व्यवहार चिकित्सा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है किसमें? व्यवहार चिकित्सा में। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गेशाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? कौन सी चिकित्सा? गेशाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो इगास मोनिस द्वारा, दूसरा है कार्ल रोजर्स द्वारा, तीसरा ऑप्शन हमारा एफ पल्स द्वारा, और फोर्थ है फ्रायड के द्वारा। तो जो साथियों गेस्टाल्ट चिकित्सा है इसको किसने इसका प्रतिपादन किया है? तो इसका एफ पल्स ने। किसने साथियों? तो आपका एफ पल्स यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एफ पल्स द्वारा आपका गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया था। अगला है हमारा प्रश्न, जिस चिकित्सा विधि में मन तथा शरीर की एकता पर बल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं?
साथियों कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें मन तथा शरीर की एकता पर बल डाला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, गेस्टाल्ट चिकित्सा, दूसरा है अस्तित्व परक चिकित्सा, तीसरा है रोग केंद्रित चिकित्सा और फोर्थ है हमारा उपयुक्त सभी। तो वह चिकित्सा विधि जिसमें मन तथा शरीर की एकता पर बल डाला जाता है उसको हम बोलते हैं साथियों गेस्टाल्ट चिकित्सा। क्या बोलते हैं? गेस्टाल्ट चिकित्सा। और जैसे हमने 16 नंबर प्रश्न में देखा कि इसको किसके द्वारा बनाया गया था साथियों, तो एफ पल्स। कौन थे? एफ पल्स द्वारा इस वाली चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया गया था, गेस्टाल्ट चिकित्सा का। अगला क्वेश्चन है हमारा, तदनुभूति से तात्पर्य होता है, जिसको हम एम्पैथी बोलते हैं। तो तदनुभूति से तात्पर्य होता है, पहला ऑप्शन है दूसरों के दुख से दुखी होना, दूसरा है चिकित्सक द्वारा रोगी के भावों को समझकर रोगी के नजरिए से वातावरण को देखना, तीसरा ऑप्शन है दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना या दिखलाना, और फोर्थ है रोगी द्वारा चिकित्सक के प्रति आदर एवं प्रेम दिखलाना। तो हमें बताना है कि जो एम्पैथी होती है इसका तात्पर्य क्या है साथियों, तो इसका है चिकित्सक द्वारा रोगी के भाव को समझकर रोगी के नजरिए से वातावरण को देखना। क्या होना कि जो रोगी के रोग हैं साथियों उसके भावों को समझना और उसके नजरिए से वातावरण को देखना। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज्यादा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों साइकोलॉजी जो मनोवैज्ञानिक रोगी होते हैं उनको आपको पता होगा, उनको हैंडल करना डॉक्टरों के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनका सॉफ्ट नेचर टाइप्स रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होगा वो कभी रोने लग जाते हैं, कभी खेलने लग जाते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसा रहता है। तो चिकित्सक द्वारा रोगी के भावों को समझकर रोगी के नजरिए से वातावरण को देखना। और आपकी भी क्यों भर्ती की जा रही है स्ट्रेस काउंसलर की आईटीबीपी के अंदर, तो इसीलिए की जा रही है साथियों, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो जवान हैं वो स्ट्रेस नहीं झेल पाते हैं और लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्स है वहां पर आत्महत्या जैसे मामले बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? आत्महत्या जैसे मामले बढ़ रहे हैं। तो उनको हैंडल करने के लिए ही आपको यहाँ पर भर्ती किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में हमारे एक दो केस ऐसे आए थे कि एक जवान ने अपने कई सारे साथियों को सोते हुए को शूट कर दिया। 2-3 ऐसे केस देखे मैंने। तो कहीं ना कहीं उनको फिर जरूरत पड़ी, इसलिए आपके स्ट्रेस काउंसलर की भर्ती की जा रही है। क्योंकि फोर्स में क्या है, कभी कभी काम का लोड भी बहुत ज्यादा हो जाता है, टेरेन बहुत मुश्किल होती है साथियों, आप सभी को पता होगा। जैसे आईटीबीपी हमारा भारत तिब्बत बॉर्डर पर ऑपरेट करता है या कहीं ना कहीं नक्सल क्षेत्र में ऑपरेट करता है। तो इन सभी चीजों से जवान जूझता है तो फिर उसको कुछ समझ नहीं आता है। कभी कभी हम इतनी पीड़ा में हो जाते हैं कि हमें मृत्यु आसान लगने लग जाती है। तो उसलिए साथियों आपको स्ट्रेस काउंसलर की यहाँ पर भर्ती की जा रही है। तो तदनुभूति से तात्पर्य होता है तो चिकित्सक द्वारा रोगी के भाव को समझकर रोगी के नजरिए से वातावरण को देखना। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राणायाम का अर्थ क्या है? जो हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो प्राणायाम का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है प्राण को ले लेना, दूसरा है श्वास प्रश्वास का नियमन, तीसरा ऑप्शन हमारा प्राण त्याग देना और फोर्थ है दंडवत प्रणाम करना। तो प्राणायाम का अर्थ साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पर? श्वास प्रश्वास का नियम जो हम करते हैं, जो उसका नियमन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राणायाम बोलते हैं। जो हम जहां पर सांस और प्रश्वास का नियमन करते हैं, जैसे एक नाक से लेते हैं और दूसरे से हम उसको छोड़ते हैं, तो प्राणायाम। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंडवत प्रणाम किसको बोलते हैं? जो साष्टांग प्रणाम को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साष्टांग प्रणाम को दंडवत प्रणाम बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, रोगी और चिकित्सक के बीच चिकित्सात्मक संबंध की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो 4 है, दूसरा ऑप्शन है कि 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 5। तो रोगी और चिकित्सक के बीच में चिकित्सात्मक संबंध की मुख्य अवस्थाएं कितनी हो जाएगी साथियों? तो हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी? 3, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेकी शब्द किससे संबंधित है? जो रेकी शब्द है ये किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है लैटिन, दूसरा है जापानी भाषा से, तीसरा है अंग्रेजी भाषा से और फोर्थ है हमारा हिंदी भाषा से। तो साथियों जो आपका रेकी शब्द है ये किससे संबंधित है? तो ये जापानी भाषा संबंधित, किससे? जापानी भाषा से संबंधित हो जाएगा हमारा रेकी शब्द। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है साथियों? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 21 जुलाई को, दूसरा है हमारा 21 जून को, तीसरा ऑप्शन है 21 मई को और फोर्थ है साथियों 21 अगस्त को। तो जो विश्व योग दिवस है साथियों वो प्रतिवर्ष हम किस दिन मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। कब? 21 जून को हम मनाते हैं। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथियों यूनाइटेड नेशंस द्वारा सबसे जल्दी स्वीकृत किया जाने वाला है ये विश्व योग दिवस। जब भी आप सभी को पता होगा कोई किसी भी दिवस को अगर उसको इंटरनेशनल दिवस घोषित करवाना है तो यूएन में एक प्रस्ताव पारित होता है हमारे यूनाइटेड नेशंस में। तो सबसे पहले सबसे जल्दी अगर किसी प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी तो वो विश्व योग दिवस के प्रस्ताव को ही मंजूरी मिली थी। तो विश्व योग दिवस कब हो जाएगा? हमारा 21 जून को हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता? तो ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, फिर दूसरा है हमारा केस अध्ययन, तीसरा है मनोचिकित्सा और फोर्थ है हमारा साक्षात्कार। तो किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? तो वो आंसर है साथियों हमारा ऑप्शन तीसरा मनोचिकित्सा। क्या हो जाएगा? मनोचिकित्सा। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें हम, स्वतंत्र सहचर्य तथा स्वप्न विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सा विधि में हम करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मनोगत्यात्मक चिकित्सा, दूसरा है क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा, तीसरा है लोगो चिकित्सा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र सहचर्य तथा स्वप्न विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सीय विधि में होता है? तो मनोगत्यात्मक चिकित्सा में उसका उपयोग होता है। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्बोधक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन है विक्टर फ्रैंकलिन ने, दूसरा है मायर्स ने, तीसरा है फ्रायड ने और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो उद्बोधक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है साथियों? तो वो क्या है? विक्टर फ्रैंकलिन ने। किसने? विक्टर फ्रैंकलिन ने किया है। तो ऑप्शन एक हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज का हमारे जो 25 क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट उनका डिस्कशन कर लिया है अच्छे से। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखा होगा। एंड तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो हमारा जब भी आएगा उसमें अब आपके हम 35 क्वेश्चन कवर करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि चिकित्सा उपागम यूनिट में क्वेश्चन कम ही है। तो जल्दी से इस यूनिट 5 को खत्म करके हम यूनिट 6 की ओर बढ़ जाएंगे। हालांकि अभी आपका एग्जाम डेट नहीं आया है, तो इतना जल्दी नहीं है। अगर एग्जाम डेट आ गया तो फिर एक बड़ी क्लास भी बना देंगे। बाकी अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे प्रीवियस वीडियो तो उनको भी देखें। इसके पहले 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जो आपको मिल जाएगी। आज का हमारा 9वां वीडियो था ये, तो उस प्लेलिस्ट में आप जाकर सारे वीडियो एक बार जरूर देख लें, तो आपको परीक्षा में बहुत ज्यादा वो हेल्प करने वाले हैं। और हमारे वीडियोस पे साथियों व्यू बहुत कम आ रहे हैं, तो आप प्लीज इसको शेयर भी जरूर करें। सिर्फ हमारा जो एक वीडियो था ना, फर्स्ट वीडियो, उसी पर 1K व्यूज आए हैं। बाकी किसी में 200 व्यूज, किसी में 300 व्यूज, इसी प्रकार से आ रहे हैं। 50 व्यूज भी आए हैं इस वाले लास्ट वाले वीडियो पे, तो कोई बात नहीं। बाकी तो वीडियो हमारा यहीं तक था साथियों। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद।